ये हॉरिजेंटल होता है। तभी तो बताया मैंने आपको कि एयर जो है वो ऐसे चलती है, हवा ऊपर की तरफ जाएगी वर्टिकली, ठीक। ये ट्रोपोस्फेयर की बात है। फिर यहाँ पे कूल डाउन होती है स्ट्रेटोस्फेयर पे, ये कूल डाउन होगी और कूल डाउन होकर के वापस फिर नीचे सिंक करती है हवा। तो ये हवा का फ्लो है यहाँ पे वर्टिकल, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में हॉरिजॉन्टल। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्ट्रेटोस्फेयर में चलता है जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स। इसकी ऑन एन एवरेज 120 किलोमीटर की स्पीड से ये हवा ऊपर में चलती है अपर एटमॉस्फेरिक लेयर में। क्लियर? जी सर। इसके बाद आता है एक, अच्छा, कोई भी लेयर जो है वो एकदम से डायरेक्टली खत्म नहीं होता है, ठीक है। वो एक ट्रांजिशनल फेज से निकलता है जिसको हम स्ट्रेटो पॉज बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोपॉज। तो स्ट्रेटोपॉज के बाद में आता है हमारा मिडल लेयर, ये हम इसको बोलते हैं मीजोस। इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोस। तो सर मीजो एक का क्वेश्चन मतलब ही था, मिडल होता है, हाँ? हाँ, जैसे कि आप बता रहे हो, हम्म। जैसे मेसोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, अगर इनके बीच में लेयर लेयर ही होती है, इनकी जो एयर होती है सारी, अगर हाँ, मिक्सअप होगी तो? काइंड ऑफ लेयर ही होता है स्ट्रेटोपॉज। मतलब बेसिकली वो एक ट्रांजिशनल जोन होता है। ये दीवार के जैसा नहीं है ना कि यहाँ पे खत्म और आगे शुरू। इट इज नॉट अ सिंगल ड्रॉन लाइन, ठीक है। नेचर में ऐसा कोई फिक्स लाइन नहीं होती है, खास करके ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल नेचर में। सर एक बार ही आप ये एयर का मूवमेंट समझा दो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके बना देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये सरफेस है, मैं सीधा सीधा इसी को सरफेस मान लेता हूँ जिस पे हम लोग हैं, ठीक है। इस पे हीट पड़ती है, सबसे पहले तो हीट होता है तो ये सरफेस ना गर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो ये मैं लेयर बना देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा ट्रोपोपॉज या ट्रोपोस्फेयर मान करके चलिए, ठीक है। और ऊपर एक लाइन खींच देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ से यहाँ तक है और ट्रोपोस्फेयर ये सरफेस से लेकर के यहाँ तक है। एवरेज हाइट इसकी 13 to 14 किलोमीटर होती है। और ये जो है स्ट्रेटोपॉज, ये अप टू 50 किलोमीटर। तो अप टू 50 का मतलब ये सरफेस से 50 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर, जिसमें से 15 किलोमीटर अगर हम हटा दें तो इसकी एवरेज जो हाइट होती है वो 30 किलोमीटर की होती है। अब हवा जो है, हवा यहाँ से हवा गर्म होकर के ना ऊपर की तरफ जाती है, अप, ऊपर की तरफ। हमेशा हवा ऊपर की तरफ जाएगी गर्म होकर के। एयर का नेचर है, एयर अगर हीट करेंगे हम एयर को तो क्या होता है? तो वो ऊपर जाएगी, उसका मतलब डेंसिटी कम होती जाएगी। हाँ, ऊपर जब जाएगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर राइज करती है। तो जब हम एयर को ऊपर राइज करने के फिनोमेना को समझते हैं तो इसको बोलते हैं हम एयर करंट। क्या बोलते हैं इसको? एयर करंट, ठीक। ऊपर जाती है एडियाबैटिक रेट के हिसाब से, जैसे जैसे ऊपर राइज करेगी एयर कूल होती है और ये ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज के बाद में कूल होकर के और फिर ये नीचे की तरफ सिंक करने लगती है। जैसे ये कूल होगी हैवी हो जाएगी और हैवी होकर नीचे की तरफ आएगी। तो हवा जो है अगर आप देखोगे कायदे से इस रेंज के बीच में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बीच में, तो हवा या तो ऊपर की तरफ जा रही होती है या फिर नीचे की तरफ आ रही होती है। तो ये ऊपर से नीचे जाना, ये कौन सा लाइन हो गया? ये वर्टिकल मूवमेंट हो गया। यही वजह है कि ट्रोपोस्फेयर में, अच्छा, हम प्लेन को लैंड कहाँ कराते हैं? जमीन पे, सरफेस पे।
अब आप देखो कि प्लेन होता है इस तरीके का फ्लैट पार्ट। अब ये चीज सीधी सीधी जब आएगी उसको हवा ऊपर की तरफ धकेल देगी या नीचे की तरफ धकेल देगी। प्लेन अगर ऐसे माने तो या तो हवा नीचे की तरफ धकेलेगी या ऊपर की तरफ धकेलेगी। दैट इज व्हाई वी जनरली अवॉइड लैंडिंग एंड टेक ऑफ ड्यूरिंग द बैड वेदर्स, क्योंकि एयर का मूवमेंट ऑलरेडी वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अक्रॉस जा रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा होता है, और उसमें फिर बीच में क्रॉस करते हुए आपको लैंडिंग और टेक ऑफ करना है, तो प्लेन डिसबैलेंस होने का पूरा खतरा होता है। ठीक है। प्लस इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ज्यादा हो जाते हैं, तो वो सर्किट भी एक तरीके से डेंजर में रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो प्लेन वगैरह के होते हैं, तो दोनों चीजों की वजह से हम अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि जितने भी फिनोमिना है, अगर इसको और मैं डिटेल में बताऊं आपको, ठीक है, तो अप टू 2 किलोमीटर ये क्लाउड्स मिलते हैं आपके लो क्लाउड्स। ठीक है। अप टू 4 किलोमीटर आपको मिडल क्लाउड्स मिलेंगे। ठीक है। और 6 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर के अराउंड में आपको हाई क्लाउड्स मिलते हैं। ठीक है। जब ये तीनों तरीके के क्लाउड्स आप पार कर जाओगे, एवरेज हमारा हाइट 13 to 14 किलोमीटर का होता है। एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ पे फ्लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। देखो यहाँ पे बना हुआ भी है, एरोप्लेन बना हुआ है यहाँ पे। जितने भी नेविगेशन, एयर नेविगेशन के जितने भी फिनोमिना होते हैं वो सारे आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे इनको, एयर जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है, तो जैसे ये चल रहे होते हैं इसी तरीके से एयर चल रही होती है, तो ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। कभी कभी इन्हें पुश भी मिलता है जिसके वजह से इनको, इनकी फ्यूल एफिशिएंसी और ठीक ठाक रह जाती है, मतलब। ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है इनमें। इसी में चलने वाली एक जेट स्ट्रीम्स है जो अभी मैंने बताई थी। ठीक है। तो इज इट क्लियर? अभी समझ आ गया? यस सर। हाँ, अभी तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। अभी तो तुम्हें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक। अब अगर हवा ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है तो उसको हम एयर करंट बोलते हैं। तो हवा अगर हॉरिजॉन्टली ब्लो कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विंड। इसे बोलते हैं हम एयर करंट। लिख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल ब्लो जो होता है उसको हम विंड कहते हैं, और वर्टिकल ब्लो जो होता है एयर का उसको हम एयर करंट बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों चीजें लिख लीजिएगा। ओजोन लेयर आपका जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर के रेंज पे आपको ओजोन लेयर मिलेगा। तो 35 किलोमीटर के रेंज पे जो ओजोन लेयर मिलेगा, ये ओजोन हमें सोलर रेडिएशन से आने वाली जितनी भी हार्मफुल रेज होती हैं उन सब से बचाती है। अच्छा, सन है ये। ठीक है। तो सन से फ्लेयर्स निकलती हैं। अब सन से फ्लेयर्स निकलती हैं तो वो अर्थ को प्रोटेक्ट करनी होती है। ठीक है, ये अर्थ मान करके चलिए। ठीक है। तो अर्थ के सरफेस से ये मान करके चलो 75,000 किलोमीटर्स। ठीक है। एक लेयर है। ठीक है। तो 75,000 किलोमीटर दूर एक लेयर है जिसको मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि जो बैड फ्लेयर्स आते हैं ये ना यहाँ से पास नहीं कर पाते, क्रॉस नहीं कर पाते, वो उसको ना चारों तरफ से घूम घाम करके और बचा देता है बेसिकली हमें। तो ये अर्थ को हमें इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है। ये सबसे आउटर लेयर है अर्थ का, सबसे आउटर लेयर। इसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी लेयर अर्थ के पास नहीं है। ठीक है। ये चीज है। ठीक। चलिए, एक ये पॉइंट मेरे ध्यान में आ गया था तो इसको मैंने मेंशन कर दिया। मीजोस का मतलब क्या होता है?
मीजोस्फीयर। मीजो का मतलब होता है मिडल, ठीक है। जैसे आप मेसोलिथिक एज हिस्ट्री में पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक ये वर्ड आप पढ़ते हैं, तो मेसोलिथिक का मतलब मिडल ईस्ट, मिडल, ठीक है। तो मिडल, ये बिल्कुल मिडल वाला स्फीयर होता है, ठीक है। इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीमली कहाँ चला जाता है, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। इससे क्या, और इसके बाहर वाले लेयर में होता है पॉजिटिव, यानी कि हीट होती है। तो हीट और मतलब वार्म एंड कोल्ड के कॉम्बिनेशन से जो भी कोई भी मटेरियल आ रहा होता है जिसको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली मीटेरोइड्स की बात अगर मैं करूं, तो वो आकर के यहाँ पे बर्न हो जाता है, ठीक है। बर्न हो जाता है यानी कि जब वो बर्न हो रहा होता है तो उसके एसेस या उसके लाइट्स जो बर्निंग पार्ट्स होते हैं वो हमें दिखते हैं, जिसको हम टूटता तारा बोलते हैं, जिससे हम कई बार दुआ मांगते हैं, है कि नहीं है? तो हम दुआ भी उससे मांग रहे होते हैं जो खत्म हो रहा होता है, ठीक है। तो टूटते तारे से जो है वो दुआ मांगते हैं, बट ये एक्चुअली में कुछ नहीं होता, सेलेस्टियल बॉडी बर्निंग होती है, बर्न होकर के खत्म हो रही होती है, ठीक है। ये चीज आपको मेसोस्फेयर में दिखेगा, ठीक है। मेसोस्फेयर से जस्ट ऊपर जो है वो आयनोस्फेयर, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर लेयर नहीं है, बट इसमें ये है कि इस लेयर में मेसोस्फेयर में ही मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस मिलते हैं, ठीक है। अब ये आयंस हमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में। जो भी टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट होता है, टेलीकम्युनिकेशन में जो लेयर्स, ये जो हम रेज यूज करते हैं, इसमें हमें हेल्प करते हैं, यहीं से सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो हम टेलीविजन देखना, मोबाइल फोन एक्सेस करना, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है, ठीक। इसके बाद आयनोस्फेयर के बाद बिल्कुल लास्ट में एक थर्मोस्फेयर है, और फिर उसके बाद में एक्सोस्फेयर है। तो मैं चाहूंगा कि इसको ना आप सीक्वेंस में लिख लीजिए, ठीक है। सीक्वेंस में ये आपको लिखना है। तो सीक्वेंस में क्या लिखना है आपको कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद में मीजोस्फेयर, फिर उसके बाद आयनोस्फेयर, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर, एंड देन लास्टली एक्सोस्फेयर। अब आपको ऑप्शन में तो कोई चार ही मिलेगा, 1 2 3 4 मिल जाएगा, या 1 2 3 4 मिल जाएगा, या फिर 1 2 3 और 4 मिल सकता है। ऐसे भी 1 2 3 एंड 4 मिल सकता है। कोई भी चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको उस समय इम्प्रोवाइज करके, और ऑप्शन में देखना है कि कौन सी लेयर किस समय आती है, ठीक है। इज इट क्लियर? सर इसमें वाला मतलब जो अभी आपने बताया था सन वाला, हाँ, जो सबसे लास्ट में आता है वो की डिमेंशन है? वो तो 75,000 किलोमीटर अवे है। वो तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। अच्छा, उससे फिनोमिना क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। आपने किसी ने फिनोमिना सुना है ऑरोरा बोरियोलिस का? नहीं सर। नहीं सुना? नॉर्थ लाइट्स, नॉर्थ पोल लाइट्स वाली। यस 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 यस। जो ये ग्रीनिश लाइट आपको जो दिखती है, ये दिस वन, ये जो फिनोमिना होता है ये कैसे होता है? ये फिनोमिना कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, दो पोल यानी कि दो मैग्नेट, राइट। मैग्नेट्स को आपने इस तरीके से देखा होगा। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे ही दिखाते हैं ना। हाँ जी सर। अब इसमें आप देखो कि जो लेयर्स, वो जो सन की रेज है, सन की फ्लेयर्स जो है वो यहां से आती है और एक आध एंटर कर जाती है ऑन एन एवरेज, नहीं तो वो वापस ऐसे निकल जाती है, ठीक है।
एक आध एंटर कर गई तो कर गई, अदरवाइज वो वापस सारी की सारी जो है वो प्लेयर्स निकल जाती है। ठीक, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, यही मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? यही है वो 75,000 किलोमीटर का रेंज जो हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो एंटर कर रही होती है ना हल्की फुल्की ये जो लाइट्स, इन्हीं यही लाइट्स जो है वो ऑरोरा बोरियोलिस, वो ग्रीनिश फिनोमिना क्रिएट करके देती है, ये वाला। ठीक है, उन्हीं के इससे सर पास होता है ये। और यही वजह है कि ये पोल्स पे ही दिखती है। पोल्स पे इसलिए दिखती है क्योंकि, बताओ को क्यों? क्योंकि वहां से एंटर होती है। बिकॉज वहाँ मैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। नहीं, वहां पे सबसे वीक होता है पार्ट। एंटर देखो, यहाँ पे इतनी सारी लेयरें, क्या यहाँ से एंटर कर पाना आसान है? नहीं है। लेकिन ये यहाँ से जहां से स्टार्ट हो रहा होता है ना, यहाँ पे इनको ये वीक पॉइंट मिल जाता है जहां से ये एंटर कर जाती है। दूसरा एक और चीज मैंने आपको बताया कि अर्थ के ऊपर, जब आपको बताया था कि रेंज, ठीक है, इक्वेटर का जो लेंथ होता है वो 18 किलोमीटर के अराउंड होता है कि नहीं है? और जबकि वही चीज पोल पे कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर। ठीक है, जो एवरेज जो ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट होता है तो वो इस तरीके से होता है। तो अर्थ पे भी ऐसे ही होता है, जो एवरेज जो लेंथ है ना, ये जो डिस्टेंस जो है सरफेस से एटमॉस्फेयर का, तो वो मेनली ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे बल्ज है बीच में। ठीक है, तो ऊपर और नीचे की तरफ वैसे है, ऐसे। तो उसको एंटर करने का मौका सिर्फ और सिर्फ ऊपर के पार्ट से मिल पाता है, बाकी इस वाले पार्ट से वो एंटर नहीं कर पाते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। हाँ, ठीक है, तो ये चीज है। उसके अलावा बाकी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और चीज मैं मिस कर गया, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि इसमें जो गैसेज हैं, ठीक है, जो जितने भी गैसेज है, चलो दोबारा लिख लेते हैं गैसेज को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन कौन से गैसेज थे? इफ यू रिमेम्बर, जस्ट नेम इट। नंबर 1, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन किस किस काम के लिए जरूरी होता है? प्लांट्स के लिए। प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे, प्लांट्स के हाँ, लिए। प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और CO2। उसका, अच्छा, कि किस किस के लिए बेनिफिट होता है, यही याद है सर। फ्यूल के। और एनिमल। एनिमल के लिए कैसे, बताओ? नहीं, आप लोग इतना कुछ जंक फूड खाते हो, कोई आइडिया नहीं है नाइट्रोजन का कहाँ यूज होता है? ओके सर, ये पैकेजिंग में इन्हें प्रिवेंट करता है कि ये जल्दी बर्बाद ना हो जाए, बेसिकली करेक्ट, एक तरीके से प्रिजर्वेटिव की तरह यूज। यस 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 यस, ठीक है। और बाकी तो उसका जनरल यूज इंडस्ट्री वगैरह में अलग इंडस्ट्रियल यूज होता है, उसके मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो प्लांट्स और फूड पैकेजिंग, ये दो ऐसी चीजें हैं, सॉरी, फूड पैकेजिंग जो हमको डायरेक्टली अफेक्ट करती है इस गैस से, राइट। सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूजेज कहाँ कहाँ होता है? ऑक्सीजन का सबसे रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट यूज क्या है ह्यूमन में, ये मतलब अर्थ पे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के अलावा उसके अलावा वही फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कैसे?
ओके फोटोसिंथेसिस में तो वो रिलीज करते हैं वाटर फ्लेम्स जलाने में आई मीन लाइक एक तरीके से वो कंबसन कंबस्ट कंबसन। आपको पता है जुरासिक वर्ल्ड के टाइम पे ऑक्सीजन कितना था? जुरासिक वर्ल्ड के टाइम पे अर्थ पे ऑक्सीजन कितना सर था? अबव 50 था, बिलो 50 था। 37%। ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यूके में आज के डेट में एक अब सैलून डेवलप हो गए हैं जो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, जो डायरेक्टली सेल्स के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं और सेल्स को यंग बनाते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया था कानपुर में। कानपुर में एक कपल थे, उन्होंने यूज किया था, बट थोड़ा सा इसको इंडियनाइज कर दिया। उन्होंने एडवर्टीजमेंट कर दिया कि हम आपको जवान बना देंगे, ठीक है। बस वो इस यंग कॉन्सेप्ट को उन्होंने हिंदी में जवान लिख दिया, और उन कपल्स ने मतलब सो कॉल्ड दो चीजें हैं। कपल्स बोल रही कि हम तो ट्रीटमेंट दे रहे थे ऑक्सीजन थेरेपी, और बाकी कुछ जो ओल्ड एज लेडीज हैं उन्होंने अलाहाबाद मतलब कोर्ट में केस डाल दिया कि इन्होंने हमसे करोड़ों रुपए जो है वो ठग लिए, ये कह के कि हमें जवान बना देंगे, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें होती है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा हीलियम का क्या यूज होता है? हीलियम नोबल गैस है एंड वो भी एक तरीके से ऐसे यूज होती है कि बेसिकली किसी चीज के साथ रिएक्ट ना करे और न्यूक्लियर उसमें यूज वैसे होता बच्चों के लिए हीलियम का क्या यूज है? है बलून्स। हाँ, बलून्स में यूज होता है। तो बलून्स में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ? कंजर्वेशन ऑफ बायोन्सी का। एनर्जी। बलून्स में डाल करके हम बायोन्सी ही तो कर रहे हैं, समझ गए। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर के रेंज के बाद जीरो हो जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में नेग्लिजिबल बोलते हैं। अब नेग्लिजिबल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ये वर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइम यूज किया गया है कि एट व्हाट लेंथ एट व्हाट डिस्टेंस the oxygen become negligible in our atmosphere. Got it? इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन का एक और यूज होता है, जब सर्दी बढ़ती है ना, किसी भी जगह पे कोल्ड बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वहां नाइट्रोजन बढ़ जाता है। सर्दी के टाइम पे भी ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाती है, ये लेस हो जाता है और ये बढ़ जाता है। यही वजह है कि जितने भी ओल्ड एज्ड पीपल होते हैं उनको कॉमन ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। कौन से टाइम पे? इन विंटर्स। विंटर्स में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग की, और कई बार तो ऐसा होता है कि शाम को सोते हैं वो और सुबह उठते ही नहीं है, रात में कब निकल गए पता भी नहीं लगता। ऐसे कैसे मतलब डेथ हो जाती है ना। नहीं, किस वजह से सर? मतलब क्या बताया था अभी हमने, फिर से रिपीट मैं ये बता रहा था कि ओल्ड एज लोगों को काफी दिक्कत होती है ब्रीदिंग की विंटर्स में। अब ब्रीदिंग का मतलब ये सांस लेने में नहीं, ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से, ठीक है। करें। तो जो वर्ड्स पीवाईक्यू में यूज किए हुए हैं उनको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, उनके हिसाब से चलना है। जो भी आप पढ़े पीवाई के कॉन्टेक्स्ट से समझ करके, ठीक से समझ करके ही पढ़े, ठीक है।
चलो, अब ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। एक और चीज ध्यान रखिएगा, लास्टली है स्ट्रक्चर में 400 से लेकर, सॉरी 360 350 से लेकर और 400 के रेंज में एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ISS। और यहीं पे सभी लोग जो हैं वो जाकर के रुकते हैं। अभी आपके कल्पना, सॉरी क्या बोलते हैं, जितने भी शुभांकर हो